Okay. नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कई वारदात में शामिल रहे 4 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, हथियार के बल लूट की घटना को देते हैं अंजाम। चोरी की घटना से भी जिलेवासी है भयभीत, रोज कहीं न कहीं का टूट रहा है ताला। और यूक्रेन में फंसे मुजफ्फरपुर के बच्चों के माता पिता ने डीएम से मिलकर सकुशल वापसी कराने की लगाई गुहार। तो ये थी सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हाईवे पर राहगीरों से हथियार के बल पर लूट करने वाले 3 शातिर को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंगलवार की रात रात्रि गश्ती के दौरान बरूराज के चन्ही चौक के समीप पुलिस की गाड़ी को देख 2 बाइक सवार 4 युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को खदेड़ कर अंडा के कार्टून फैक्ट्री के पास पकड़ लिया। पकड़े गए अपराधियों की पहचान बरूराज के मोहम्मद सोहेल, मोतीपुर थाना के हरपुर जुनैदा निवासी रुपेश कुमार, मोतीपुर जगहा का प्रिंस कुमार और ओम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा, 3 गोली और 1 खोखा और बाइक बरामद किया है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि मोहम्मद सोहेल अपने साथी के साथ पिछले दिनों हुए बरूराज के सोनार संजीव कुमार से सोना और पैसा लूटने का काम किया था और इसके अलावा अन्य अपराधी राहगीरों से हथियार का भय दिखाकर लूटपाट किया करते थे। कल शाम को बरूराज पुलिस गश्ती कर रही थी, कल यानी 1 तारीख को गश्ती कर रही थी। उस दौरान एक बाइक पे 4 लड़के दिखे पुलिस को। पुलिस ने उनको रोकने पे वो लोग भागने का प्रयास किया, जिसको पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उन चारों को चेक किया गया, पकड़ा गया तो उनके पास से 2 कट्टा, उसके अलावा 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ। और इन चारों से उसके बाद गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लोग छीना झपटी और लूटपाट करने के ख्याल से वहाँ पे थे। और इनमें से 3 लोगों ने पहले भी बरूराज में जो एक सुनार के साथ जो लूट की घटना घटी थी उसमें अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। उसमें उन्होंने एक उजले रंग का अपाचे यूज़ किया था और कल ये लोग एक शाइन मोटरसाइकिल पे थे जब इन्हें पकड़ा गया। क्या गैंग भी है इन लोग का, या कहाँ के अंतर जिला गिरोह है या मुजफ्फरपुर के रहने वाले? अभी पूछताछ में इन बातों पे तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चला, पर यह है कि ये लड़के जो हैं इसमें से कुछ बरूराज के हैं, कुछ मोतीपुर के हैं। और ये गिरोह तो अभी अंतर जिला गिरोह तो नहीं निकल के आ रहा फिलहाल, बट हाँ ये लोग लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। और इन्होंने और किन घटनाओं को अंजाम दिया इसके लिए हमने अन्य थानाओं को भी बता दिया, वो लोग आके अपना इसमें देख लेंगे कि अगर उनके यहाँ इन्होंने कोई घटना किया हो। लूटपाट के दौरान क्या ये लोग गोली भी चलाते हैं? अब इन्होंने कट्टा तो रखा था, वो भी लोडेड रखा हुआ था, तो उम्मीद की जा सकती है कि अपने बचाव में कभी ये गोली चला भी सकते हैं। ऐसे पहले भी घटनाएं हुई हैं। आपराधिक इतिहास है इन लोग का? नहीं, अभी तक तो इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस एक मेजर घटना जो घटा था बरूराज में, जी उसमें अपनी स्वीकार की है, तो कहीं ना कहीं आपराधिक इतिहास अब तो बन ही जा रहा है। हथियार वगैरह इन लोगों के पास कहाँ से आता है? देखिए अब ये क्लियर तो नहीं है कि ये लोग हथियार यहाँ से लेते हैं या बाहर से लेते हैं, या कभी कभी क्या होता है कि एक गिरोह दूसरे गिरोह को हथियार भी दे देता है कि आप घटना कारित करो फिर हम लोग भी यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ पे अभी पूछताछ हो रही है। बेसिक सोर्स ऑफ हथियार तो अभी नहीं पता चला है, बट ये है कि हथियार था इनके पास, वो भी लोडेड था। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मनियारी थाना क्षेत्र में लगातार चोरों का तांडव जारी है। इस बार चोरों ने ग्राहक सेवा केंद्र को अपना निशाना बनाया है।
चोरों ने केंद्र का ताला तोड़कर लैपटॉप सहित लाखों की चोरी कर ली है। जानकारी के अनुसार मनियारी थाना क्षेत्र के हरिशंकर मनियारी पंचायत के मिडिल स्कूल के समीप स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। दुकानदार मोहम्मद जावेद अली ने बताया कि दुकान से लैपटॉप के साथ अन्य जरूरी कागजात भी चोर अपने साथ उठा ले गए। उसमें नकद 22,000 रुपए, फोटोकॉपी मशीन, लेमिनेशन मशीन, 6 पीस मोबाइल शामिल है। उन्होंने बताया कि रोज की तरह देर शाम को वह अपनी दुकान को बंद कर घर चले गए थे। जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए दुकान के सामने पहुंचे तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद दुकान खोलकर देखने पे चोरी की बात सामने आई। फिलहाल मामले की जांच में मनियारी पुलिस जुट गई है। घटना हुई है, मैं रोज की तरह सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ, तो वही लगभग 5 बजे सुबह जो है मैं जब निकला और अपने दुकान पे आया एक्सरसाइज करने के लिए। मैट मेरा यहीं पे रखा हुआ था, सोचे कि मैट निकाल कर लेके जाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन मैंने देखा कि जो गेट जो है वो थोड़ा सा खसका हुआ था, तो हमको संदेह हुआ कि कहीं अनहोनी न हो जाए। फिर मैं देखा, जब झाँक करके गेट को जब मैंने धक्का लगा खुला तो देखा कि मेरा जो फ़ोन था, लगभग बटन फ़ोन था, 6-7 पीस था, वो गायब है। मेरा लेमिनेशन मशीन था वो गायब है, और मेरा फोटोकॉपी मशीन था वो भी गायब है, और 20-22 हज़ार रुपया, 21-22 हज़ार रुपया मेरा कैश था गल्ला में, तो वो भी गायब है। क्या? हाँ, सूचना मिली है, उसका जांच किया जा रहा है। जांच के बाद जो आएगी सामने तो विशेष बताया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देशों के सेनाओं के बीच भारी जंग चल रहा है। यूक्रेन में देश के तकरीबन 20,000 से ज्यादा छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बिहार के छात्र छात्राएं भी शामिल है। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है, जिसके तहत प्रतिदिन छात्रों की वतन वापसी हो रही है। इधर 2-3 दिनों से लगातार यूक्रेन से वापस लौट रहे बिहार के छात्र छात्राओं के लौटने का सिलसिला भी जारी है। यूक्रेन से अब तक बिहार के 94 छात्र छात्राओं की सकुशल अपने घर वापस आ चुके हैं, जिनमें 3 मुजफ्फरपुर जिले के भी शामिल है। हालांकि अभी जिले के कम से कम 13 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। वर्तमान में 13 छात्र छात्राएं यूक्रेन और रोमानिया के बीच फंसे हैं। इनमें से कई बॉर्डर पे रुके हैं। दिन गुजरने के साथ ही बॉर्डर पे फंसे छात्रों की स्थिति विकट होती जा रही है। इनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है, पैसे भी पर्याप्त नहीं है। बुधवार को अहियापुर निवासी अधिवक्ता शत्रुघ्न शाह ने बताया कि उनका बेटा श्यामल मणि भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। सुम्मी बंकर में छिपा है, जहां खाना भी मिलना मुश्किल है। मोतीपुर के गौसपुर के रिटायर्ड शिक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि उनकी बेटी सुरभि श्रीभी और भाई राय सुनील कुमार भी फंसे हुए हैं। सुरभि हॉस्टल के बंकर में रह रही है। अहियापुर की शालिनी प्रिया की बहन स्नेहा ने बताया कि उनकी बहन रोमानिया पहुंची है। इधर मंगलवार को जिला प्रशासन ने छात्रों के परिजनों से संपर्क किया। इसकी रिपोर्ट देर शाम डीएम को सौंपी गई। टीम को जिले के 13 छात्रों का डाटा मिल सका है। शालिनी प्रिया नाम है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अभी दिसंबर में गई थी, अभी तो वहाँ से निकल चुकी है। डनीपुरो में पढ़ती थी और अभी वहाँ से निकल चुकी है बस से। बॉर्डर नहीं पहुँची है, बताया मैसेज अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैसेज की थी कि सब ठीक है, बॉर्डर तक पहुँच जाए तो बस सरकार से अनुरोध है कि वहाँ आने के बाद थोड़ा वो लोग पे ध्यान दिया जाए, सही सलामत घर तक पहुंचा दिया जाए। कब गई थी वो? दिसंबर में गई थी, 21 दिसंबर। अभी बात वगैरह हो पा रही है? अभी बात नहीं हो पाई है, मैसेज की थी, सब ठीक है। अभी यहाँ जिला अधिकारी से आप लोग मिले हैं, अपना प्रबंधन विभाग से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है सर, बोले हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बॉर्डर पे आने के बाद सब ठीक ठाक रहेगा। यहाँ से ये लोग बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि फ़्लाइट बुक हो जाएगा, आ जाएगी, आपके घर तक पहुँच जाएगी। वहाँ उन लोगों को कोई परेशानी अभी फिलहाल? अभी तो परेशानी तो है ही, थोड़ा खाने पीने की दिक्कत हो रही है और अभी तो अपना गाड़ी करके आ रही है। अब रास्ते में क्या परेशानी होगी बॉर्डर पे? नहीं, सारे बच्चे अपने अपने पेरेंट्स से निरंतर संपर्क में हैं और थोड़ी सी शुरुआती 1-2 दिनों में ये था कि बच्चे अब हैं, यंग एज के बच्चे हैं, तो थोड़ा सा पैनिक होना उनका ये था। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय जो प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है, अब वो सारे बच्चे एटीज हैं। उनके गार्जियन से हम लोग एकदम सीधे संपर्क में हैं, लगातार संपर्क में हैं और एकदम मिनट टू मिनट उनका डिटेल मिल रहा है। अब तक जितने भी बच्चे संपर्क में हैं वो सब वहाँ से अपने देश के लिए चल चुके हैं
अब अलग अलग लोकेशन से उनके जिस सीमा पर उनको जाना है वहाँ पहुँचने में जो समय अपेक्षित है, कहीं 18 घंटा कहीं 15 घंटा इस टाइप से लग रहा है, तो वो लोग रास्ते में हैं और जैसे जैसे वो बॉर्डर पर पहुँचते हैं वहाँ से फिर वो केंद्र सरकार और फिर राज्य सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था है, आते हैं। फिर अपने देश में जैसे ही आते हैं तो अपना राज्य सरकार जो है 2 जगहों पे आना है, फ्लाइट्स आती है, कुछ तो दिल्ली आ रहे हैं और कुछ मुंबई। दोनों ही जगहों पे अपने बिहार सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था है और वो बच्चे जो भी उनको बाय एयर पटना तक लाया जाता है। कुछ हैं ऐसे जो कि ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनके रिलेटिव हैं, उनके पास वो रुक जाएं तो ठीक है, अदरवाइज सरकार पटना तक लाती है। और फिर पटना में भी अगर किसी के पेरेंट अगर उपलब्ध नहीं है तो उनको उस बच्चे को घर तक पहुंचाने की हमारी ओर से व्यवस्था है। सारी व्यवस्था सरकार की ओर से है, खाने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, और अगर कहीं आवासन की स्थिति बनती है तो आवासन की व्यवस्था भी सरकारी ओर से तौर पर। अभी तक जिले के कितने बच्चे आ चुके हैं और कितने आने की सूचना कल शाम तक नहीं है, मतलब वो लोग ऑन वे हैं। आने की सूचना प्रशासनिक तौर पे हम लोगों को नहीं है। अगर कोई बच्चे आए भी हों तो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। जिन 13 बच्चों की सूची अब तक हमको प्राप्त है उनमें अब तक कल शाम तक कोई नहीं आ पाए थे और आज मॉर्निंग का अपडेट मेरे पास नहीं है। हम लोग रेगुलर संपर्क में हैं। हम लोगों ने कल रिक्वेस्ट भी किया है कि जैसे बच्चे पहुंच जाते हैं या कहीं रास्ते में अगर कुछ अदरवाइज कहते हैं तो आप तुरंत हमको सूचित करिए। हम लोग फिर अपनी मशीनरी के माध्यम से वहां तक उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब तक मुजफ्फरपुर जिले के जो भी बच्चे हैं उनका सभी को ट्रेस कर लिया गया है। हाँ, 13 बच्चे अब तक ट्रेस करके ही उनको डिटेल यहाँ दिया गया है कि आप उनके पेरेंट को कहिए कि भाई हमारे इसमें वो आ गए हैं और अब बिल्कुल प्रशासन की देखरेख में, सरकार की देखरेख में वो सुरक्षित उनके घर तक पहुंच जाएंगे। अब आने में समय जितना लगे, 1 दिन लगे 2 दिन लगे। बच्चे के बारे में अभी प्रशासनिक तौर पे हम लोगों को जानकारी है और मेरा एकदम यहाँ पूरे ज़िले में जो भी हमारे जिलावासी हैं, अगर उनका भी कोई बच्चा जो 13 के अतिरिक्त है और यूक्रेन में रहकर पढ़ाई कर रहा था तो उनका डिटेल कृपया हमारे जो नंबर है, हमारा ज़िले का जो आपातकालीन केंद्र है वहाँ हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों के नंबर पर सूचित करें, उनका ब्यौरा दें और हम लोग अपने माध्यम से वहाँ तक जहाँ उनके स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी लेते रहेंगे और जब तक वो बच्चा घर पहुँच जाता है तब तक उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल कांड के 100 दिन पूरे होने के बावजूद प्रशासन द्वारा कार्रवाई में ढिलाई बरतने को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय जनजन पार्टी, बिहार सिविल सोसाइटी, युवा संघ शक्ति और भूमिहार एकता मंच के संयुक्त तत्वाधान में विरोध मार्च निकाला गया। विरोध मार्च हॉस्पिटल के गेट से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए संभार नाले पहुंचा, जहां विरोध मार्च में शामिल सदस्यों ने और पीड़ितों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी के हाथों में काले झंडे और बैनर पोस्टर थे जिससे वह विरोध जता रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी प्रणव कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर सरकार से मांग किया कि पीड़ितों को 10 लाख मुआवजा के रूप में दिया जाए और साथ ही उनकी आंख के बदले आंख लगाया जाए। अगर पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाता है तो संगठन आगे भी आंदोलन जारी रखेगा। वहीं प्रदर्शन में शामिल सदस्यों ने कहा है कि उन्हें आंख के बदले आंख चाहिए। कि पिछले साल जो 22 नवंबर को जो आई हॉस्पिटल अंधापन का जो शिकार हुए थे मरीज, उनको अभी तक न सरकार के तरफ से कोई मुआवजा मिला है, न आई हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से कोई मुआवजा मिला है। तो उनको मुआवजा दिलाने के लिए आज हम लोगों ने आक्रोश मार्च और ब्लैक डे मनाते हुए संयुक्त तत्वावधान में 4 संगठन मिलकर ये काम कर रही है, जिसमें प्रमुख बिहार सिविल सोसाइटी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, YSS और ब्राह्मण भूमिहार संगठन। तो आज हम लोगों ने प्रशासन को एक तरीके से चैलेंज हम लोग कर रहे हैं कि आई हॉस्पिटल खोलने की बातें हो रही है तो खोलने से गुरेज हमें भी नहीं है। जिनकी आंख की रोशनी चली गई है उनको आंख के बदले आंख और आई हॉस्पिटल प्रबंधन से 50 लाख रुपया और बिहार सरकार से 20 लाख का मुआवजा। 22 नवंबर से 25 नवंबर तक जो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए और 27 लोगों का इतना ज़्यादा संक्रमण हुआ कि आँखें निकाली गई। आज उसका 100वां दिन है। इस 100वें दिन को बिहार सिविल सोसाइटी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी, युवा संघर्ष शक्ति और भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संयुक्त तत्वावधान में काला दिवस मनाया गया है और इसमें हमारे मरीज और उनके परिजन भी शामिल हैं। हमारी मुख्य 5 मांगे हैं। यहाँ से हम समाहर्ता के माध्यम से माननीय राज्यपाल को हम एक ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें पहली मांग है कि आंख के बदले आंख दिया जाए, इनको आंख प्रत्यारोपित किया जाए। दूसरी मांग है कि 50 लाख रुपए प्रति मरीज को आई हॉस्पिटल से मुआवजा दिलवाया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि बिहार सरकार प्रत्येक मरीज को 20 लाख नीति होगी आगे।
आगे रणनीति है, ये हमारा पहला पड़ाव होगा 100 दिन का, और इसके बाद जो कुछ भी होगा वो राजधानी पाटलिपुत्र के सड़कों पर होगा। अगले सप्ताह हम राज्यपाल के राजभवन पर प्रदर्शन करने वाले हैं, मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग को घेरने वाले हैं, और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करने के लिए पटना इन मरीजों के साथ जाने वाले हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए डीएम आवास एवं कंपनी बाग मोड़ पर सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल और सर्विस लांस कैमरा लगाया गया। बुधवार को स्मार्ट सिटी कंपनी के प्रबंधन निर्देशक और कार्य एजेंसी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया और अपनी निगरानी में दोनों स्थान पर सिग्नल और सर्विस लांस कैमरा लगवाया। इन दोनों जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल प्रायोगिक तौर पर लगाया जा रहा है ताकि इसे लगने से होने वाली परेशानियों की जानकारी मिल सके। यदि कोई समस्या नहीं आई तो शहर के सभी चौक चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल और सर्विस लाइन्स कैमरा लगाने का काम शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम का विकास किया जा रहा है। इसके तहत शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए शहर के चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और सर्विस लाइन्स कैमरा लगाया जाना है। कार्यकारी एजेंसी सर्वे पे इसके लिए स्थान चिन्हित कर चुकी है। मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि कंपनी बाग में कंट्रोल और कमांड सेंटर भवन का निर्माण चल रहा है। यहीं से बैठकर शहर के यातायात व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। सर्विस लाइन्स कैमरे की मदद से यातायात व्यवस्था के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह 27 जगह पर लगनी है, अभी ट्रायल बेसिस पर 4 जगह पे लगी है और आने वाले टाइम में सभी जगह पर लगेगी। मुजफ्फरपुर में कमरा मोहल्ला स्थित इमाम बाड़ा में बुधवार की सुबह खादी माने अहले बैत कमेटी की ओर से आयोजित सफरे गुरबत्ते अहले हरम के नाम से जुलूस अमारी की मजलिस को खिताब किया गया। आज ही के दिन 28 रजब सन 60 हिजरी को मोहम्मद मुस्तफा के नवासे इनाम हुसैन ने अपना वतन मदीना छोड़ा था, जिसकी याद में यह कार्यक्रम हर साल आयोजित किया जाता है। बताया जाता है कि इनाम हुसैन ने मदीना से चलते वक्त कह दिया था कि मुझ जैसा याजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। कार्यक्रम का आरंभ बाकर अब्बास ने पवित्र कुरान पाक की आयत पढ़कर किया। सोच खानी मिर्जा मुशीर रजा कोलकाता ने की तो पेशखानी शहजाद चैनपुरी और अकील हैदर शहनशाह ने की। मजलिस के बाद इमाम बाड़ा के मैदान में अमारी के साथ जुलजनाह और हजरत अब्बास के अलम की जियारत कराई गई, जिसका परिचय मौलाना बेकार अहमद रिजवन ने मार्मिक अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि मानवता कभी किसी निहत्थे पर हथियार उठाने का पैगाम नहीं देती, हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ये करबला वालों ने सिखाया और इसका सबक गांधी जी ने भी दिया। मौलाना ने कहा कि गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में करबला वालों के हौसले को सलाम किया और कहा कि हिंदुस्तान को आजाद करने में करबला वालों की कुर्बानी से सबक लेकर अहिंसा के रास्ते पे चलकर ही मुल्क को जामिलों के पंजे से आजाद कराया। इमाम बाड़ा के मैदान में एक के बाद एक 5 फुट पर अमारिया श्रद्धालुओं के बीच लाया गया। अंत में इमाम हुसैन की सवारी जुलजनाह और हजरत अब्बास के अलम की जियारत कराई गई। आज सफ़र गुरबत अहले हरम का आज जो है वो बिल्कुल आखिरी वक्त है और हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ ख़तीब शबीर अली वारसी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए और हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ अंजुमन तशरीफ़ लाई। हम कमेटी की जानिब से तमाम आए हुए उलमाए कराम का शुक्रिया अदा करते हैं। जब की तारीख़ है, आज ही वो तारीख़ थी कि जब सन 60 हिजरी में 28 रजब की तारीख़ को नबी की औलादों को मजबूर कर दिया गया जालिमों का ज़रिया कि आले रसूल को मदीना छोड़ना पड़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खानवादा रिसालत को लेकर मदीने से हिजरत किया। आज की वो तारीख़ है कि जब मौला हुसैन मदीने को छोड़ रहे हैं, मदीना वीरान हो गया, आले रसूल मदीने से जा रहे हैं और हुसैन अपने नाना के रोज़े से होकर जा रहे हैं, माँ के रोज़े से होकर जा रहे हैं। हुसैन इस तरह जा रहे हैं कि जैसे लौट कर मदीने नहीं आएंगे और तारीख़ ने कुछ यही रकम किया कि हुसैन जो 28 रजब को निकले तो और मदीना लौट कर नहीं आए। हाँ, मदीने वापस आए आले रसूल, मगर ज़ैनब उजड़ी हुई चादर लेकर आई, ज़ैनब जला हुआ असगर का झूला लेकर आई, ज़ैनब खून में भरा हुआ अब्बास अलमदार का अलम लेकर आई और आकर नाना के रोज़े में फ़रियाद किया कि नाना नाना आपके नवासे को भूखा और प्यासा मार डाला गया, नाना हमारी चादरें छीन ली गई,
नाना, मगर हमने सब्र किया नाना, हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा नाना। हमारा सब कुछ लूट गया नाना, मगर आपका दीन बच गया। हाँ आज़ादारो, ये एहसान का तकाज़ा है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान की आयत ये दलालत है इस बात की कि हम आज भी हुसैन के इस एहसान को भूले नहीं, और ता क़यामत तक आलम इस्लाम और आलम इंसानियत हुसैन के इस एहसान को कभी नहीं भुला सकती कि हुसैन का सब कुछ लूट गया मगर अल्लाह का दीन बच गया, उनके नाना का इस्लाम बच गया, इंसानियत बच गई। लिहाजा आज पूरी दुनिया सोगवार है। मुजफ्फरपुर में सरैयागंज टावर चौक स्थित यूबी टावर बिल्डिंग के पहले तला पे बुधवार को धूमधाम से रोमित टैटू प्लैनेट वो आर्ट स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। समाज सेवी भूषण कुमार झा ने विधिवत रूप से फीता काटकर इसकी शुरुआत की। वही स्टूडियो के प्रोप्राइटर रोमित ने बताया कि ग्राहकों को यहां उचित मूल्य पर सुरक्षित वातावरण के साथ टैटू बनवाने की सुविधा मिलेगी और साथ ही साथ टैटू के रखरखाव से संबंधित कई स्किन केयर प्रोडक्ट भी उन्हें यहां मिलेगा। बता दें कि इनॉर्गेशन ऑफर के तहत होली से पहले टैटू बनवाने पर ग्राहकों को आकर्षक छूट भी दिया जाएगा। मेरा दुकान का नाम हो गया रोमी टैटू प्लैनेट। मेरा शॉप था पहले अखाड़ा घाट रोड कृष्णा होंडा के सामने, अभी उधर से हटकर आ गया है यूबी टावर सरैयागंज पे है। और हमारे यहाँ सबसे बेस्ट क्वालिटी अभी मिल रही है टैटू की, जो अभी बिहार में भी नया खुला है और बढ़िया बन रहा है टैटू यहाँ पे। यहाँ पे 3D टैटू एंड 2D टैटू भी बनता है। और हम आपसे यही बोलेंगे कि आप आइए एक बार टैटू देखिए, ठीक है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुरुआती मतलब दिनों में जो है कस्टमरों के लिए क्या कुछ ऑफर है? शुरुआती दिनों में ऑफ़र ये है कि अगर मतलब आज हो गया आपको 1 मिनट 2 तारीख है, तो 2 तारीख से लेकर ठीक है 20 तारीख तक ये ऑफ़र चलेगा, ठीक है। 20% ऑफ है, 20% ऑफ है। आइए टैटू बनवाइए, उसके बाद कोई ऑफ़र नहीं रहेगा। और ये ऑफ़र है 500 के नीचे कोई ऑफ़र नहीं है। स्टार्टिंग प्राइस है हमारा 500 रुपये। बुधवार को लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा MIT कॉलेज में इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के बीच उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रोजेक्टर के माध्यम से इंजीनियरिंग के छात्रों को भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और उससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान के प्राचार्य डॉक्टर CP महतो ने बताया कि इंजीनियरिंग के छात्र भारत सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से जुड़कर अपने नए स्टार्टअप के माध्यम से खुद का रोजगार स्थापित कर रोजगार देने वाले बन सकते हैं। वहीं MSME विभाग भारत सरकार के असिस्टेंट डायरेक्टर रमेश कुमार यादव ने बताया कि बिहार के 21 जिलों में उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी क्रम में इंजीनियरिंग के छात्रों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वह अपने नए स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार सृजनकर्ता बन सके। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, इसको हम MIT मुजफ्फरपुर के अंदर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो भावी कल का फ्यूचर भारत है, उनको भारत सरकार, बिहार सरकार के योजनाओं के बारे में अवगत कराना और जो आज का यूथ है उसको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। उसको सरकार जितनी अथक प्रयास कर रही है, जितना एफर्ट लगा रही है कि बच्चों के अंदर ये चीज़ जाए कि उनको रोज़गार क्रिएट रोज़गार सृजनकर्ता बनना है, रोज़गार ढूंढने वाला नहीं बनना है। तो इस संदर्भ में ही हमारी बहुत सारी इंक्यूबेशन की स्कीम्स है, जिसके अंदर अगर जो 3rd ईयर के बच्चे या 4th ईयर इंजीनियरिंग के बच्चे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसको ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो कि कल के मार्केट में कमर्शियल वाइबल हो। तो उसके लिए हमारा मंत्रालय पर आइडिया 15 लाख रुपए का ग्रांट्स प्रोवाइड करता है पर बच्चे के ऊपर, और इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए भी करोड़ रुपए में फंडिंग करते हैं। तो MIT का एप्लीकेशन हमारे मंत्रालय के साथ में अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्दी इसका निबंधन रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में यहाँ के बच्चों को इस स्कीम के तरफ बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जितने भी बच्चे हैं जो कल का जो ज़रूरत है कि हमको वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करना है, हम जो वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करना है, मतलब हमारे आसपास की जो चीज़ें उपलब्ध है हमारे पास में, जो रॉ मटेरियल है, उसको कैसे हम कमर्शलाइज करें, कल के बारे में हम उसको सोचें। हमारे इसका पर्पस है कि छात्रों को सरकार की जो योजना है MSME के अंतर्गत उसके अवगत कराना, जिससे छात्र जो है PMGEGP मुद्रा ये और डिफरेंट जो योजनाएं हैं उनका लाभ ले सकें। और छात्र जो 3rd ईयर के छात्र या फाइनल के छात्र जो डमी प्रोजेक्ट बनाते हैं
वो एक रियलिस्टिक प्रोजेक्ट बनावें और ताकि उसका कॉमर्शियली वो यूटिलाइज ले सके और जो सरकार इसके तहत जो भी फंड उपलब्ध कराती है इस सब के बारे में विभिन्न तरह की जानकारी ये देते हैं। कितना लाभ होगा सर ये छात्रों को, कितना लाभ होगा इस जानकारी से? लाभ तो छात्रों को जो फंड्स हर एक स्टेज पर उनको छात्रों को फंड्स मिलेगा। जैसे कोई आइडिया उनका जनरेट करेंगे और सेलेक्ट हो गया तो 15 लाख रुपया है। अगर उसको बिजनेस के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 करोड़ रुपया मतलब कि उसको सरकार उपलब्ध कर। बुधवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आम सभा वासुदेव भवन में की गई, जिसकी अध्यक्षता अशोक राय के द्वारा किया गया। बैठक में मुजफ्फरपुर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। चुनाव के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना से संबद्धता प्राप्त कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। निर्णय के अनुसार चुनाव में पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार, उपाध्यक्ष कुशेश्वर राम, अवध किशोर प्रसाद चुने गए। वहीं उपाध्यक्ष श्रीराम, सचिव रमेश ओझा, उप सचिव अमोद कुमार सिन्हा, ललन ओझा, शशि भूषण सिंह और संगठन मंत्री दसई राम, रामलखन सिंह चयनित हुए। बैठक हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो 400 की संख्या में है, उसको निगम प्रशासन द्वारा समय पर पेंशन नहीं दिया जाता है। कस्टम का एरियर उसका रोके हुए हैं। LIC का जजमेंट हो चुका है, LIC का पैसा उसका रुका हुआ है। तरह तरह से ये प्रताड़ित हैं। आज ये अपना काम इधर उधर से कर्ज लेकर चलाते हैं, जबकि एक सफाई कर्मी का 5 लाख रुपया एरियर है। किरानी वर्ग है उनका 10 से 12 लाख रुपया एरियर है, जो निगम प्रशासन नहीं दे रहा है। उसके एवज में आज हम लोग का चुनाव है और चुनाव के साथ हम डिमांड देंगे इनको। डिमांड ही अगर मेरा नहीं मानते हैं तो हम नगर निगम का सभी कर्मी मिलकर घेराव करेंगे। यहाँ तक बखुलाए हुए मेरा कर्मचारी हैं कि हम 49 वार्ड में जो वार्ड परिषद का चुनाव होने जा रहा है, हमारा जो है सो कि 49 वार्ड में मेरा सेवानिवृत्त कर्मी चुनाव लड़ेंगे और हमारा सर्वे का काम चल रहा है। जो है सो कि पूरे शहर में हमारा निगम कर्मी का 40,000 से ऊपर वोट है। हम चुनाव में खड़ा होने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये हमारा मांग नहीं सुनते हैं तो हमारा प्रतिनिधि खड़ा होंगे और हम नगर निगम वार्ड परिषद का चुनाव भी लड़ेंगे और अपने कर्मचारी के हक हुकूक के लड़ने के लिए आज सारा कर्मचारी एकजुट हुए हैं। और महाशिवरात्रि के अवसर पर शहर से लेकर गांव तक के शिवालयों में बाबा भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बाबा गरीबनाथ धाम में बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना और आरती दिन भर हुई। देर रात शिव भजन, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती का अद्भुत विवाह देखा। बाबा गरीबनाथ धाम के गर्भगृह में बाबा गरीबनाथ का विवाह प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक और अभिषेक पाठक सहित कई पुजारियों ने माता पार्वती से संपन्न कराया। इस विवाह को देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। रामदयालु नगर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर, बरमपुरा स्थित सर्वसेश्वर नाथ मंदिर, अहियापुर के मनोकामना मंदिर सहित जिले के तमाम शिवालयों में शिवरात्रि को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। इस शिवरात्रि में हर साल की भांति जैसे सुबह में शिव भगवान का ये होता है, निकाला गया और शाम में अभी हम लोग रुद्राभिषेक नहीं, सुबह में रुद्राभिषेक किए हैं और अभी हम लोग शिव भगवान और माता रानी का शादी का झांकी निकाल रहे हैं। विवाह के आयोजन को लेके क्या कुछ किया गया? आयोजन के लेके लालगंज से कुछ प्रयासी लोग वगैरह को हम लोग बुलाए हैं और वो लोग अपने हिसाब से फर्स्ट टाइम ये हो रहा है झांकी का प्रबंध, वो लोग अपने हिसाब से शादी का प्रबंध पर हम लोग यहाँ समाज मिल के अपने मंदिर में शिव जी का झांकी निकाला। उसके साथ हम लोगों ने मनोरंजन के लिए वैशाली से कुछ मंदिर लोगों को बुलाया, वहाँ यहाँ खाने पीने का व्यवस्था रखा। हम लोग अपने अपने स्तर से, समाज के स्तर से ऐसा करवा रहे हैं। देर रात शादी आयोजन किया जाएगा भगवान से। जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत।